हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 30 जुलाई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स, वो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बहुत ही ज्यादा। साथ ही साथ हम उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम हैज बीन वॉन द T20 विमेन्स एशिया कप। तो T20 विमेन्स एशिया कप को किसने जीत लिया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो जीत किसने लिया है उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार इसका 9th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। होस्ट था इसका श्रीलंका। कहां पर होस्ट कर रहा था श्रीलंका इसको? रंगगिरी दाम्बुला स्टेडियम में। रंगगिरी दाम्बुला स्टेडियम में, श्रीलंका के दाम्बुला में, रंगगिरी दाम्बुला स्टेडियम में ये होस्ट किया जा रहा था जो टूर्नामेंट था। इसको इस बार किसने जीत लिया है? तो इसको इस बार जीत लिया है हमारे प्यारे भारत को हरा कर। किसने जीत लिया है? श्रीलंका ने इसको जीत लिया है। इस बार होस्ट भी श्रीलंका ही था और इसको जीत भी श्रीलंका ने ही लिया है। श्रीलंका का ये फर्स्ट टाइटल हो जाता है, यानी कि श्रीलंका ने इसको फर्स्ट टाइम जीता है। यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो नाम क्या हो जाता है? प्लेयर ऑफ द सीरीज का क्या नाम हो जाता है? अच्छा, हिंट दूं? जून के महीने में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ भी यही रही थी जो इस बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है एशिया वुमेन्स एशिया कप में। तो कौन हो जाती है ये? चमारी अथापत्तू जी। अथापत्तू जी कहाँ की खिलाड़ी है? श्रीलंका की खिलाड़ी है। इस बार ये रही है प्लेयर ऑफ द सीरीज। अच्छा, वैसे दुखी होने की कोई बात नहीं है कि इंडिया के हाथ से टाइटल चला गया। वैसे थोड़ा सा दुख तो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है दुखी होने की बात? क्योंकि अभी तक इसके 9 एडिशन हुए हैं। अभी तक इसके कितने? 9 एडिशन हुए हैं। इन 9 एडिशन में से फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2004 में। 2004 में ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तब इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। तब इसको होस्ट किसने किया था? श्रीलंका ने। और जीता था हमारे प्यारे भारत ने। जीता था हमारे प्यारे भारत ने। और अभी तक इन 9 टाइटल में से, अभी तक इन 9 टाइटल में से 7, 9 टाइटल में से 7 टाइटल कौन जीत चुका है? 7 टाइम्स कौन वोन कर चुका है इसको? हमारा प्यारा भारत। एक तो यहाँ पर छूट गया हमसे इस साल, है ना? इस बार किसने जीत लिया? श्रीलंका ने। और एक बार 2018 में, एक बार 2018 में इसको जीत लिया था बांग्लादेश ने। बाकी 7 बार इसको हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसको जीता है। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जाता है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हो जाते हैं? कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। इसके हेड कौन है? हेड कौन है? आप लोग जरा मुझे ये बता दो, कौन है इसके हेड? हाँ हाँ, अरे वही जो हमारे बीसीसीआई के हेड है। कौन है मैम? कौन कौन है मैम? अरे, हमारे होम मिनिस्टर के बेटे। होम मिनिस्टर कौन है हमारे? अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी। हाँ, कौन है इसके हेड? जय शाह जी। ठीक है। जीत किसने लिया है? श्रीलंका ने जीत लिया है। रनर अप इसमें कौन रहा? रनर अप रहा हमारा भारत। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की मैस्कॉट क्या है। तो इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 का मैस्कॉट है फ्रिज। फ्रिज हो जाता है मैस्कोट पेरिस ओलंपिक्स 2024 का। ये क्या है फ्रिज? ये काइंड ऑफ कैप है। ये कैप है। और इसकी ये जो कैप है इसकी फ्रांस की हिस्ट्री में इसकी रेलेवेंस है, यानी कि फ्रांस की हिस्ट्री से संबंधित हो जाती है ये फ्रिक्स। इसीलिए इस बार होस्ट भी कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। तो क्या मैस्कोट बनाएगा? ऑब्वियसली वही बनाएगा जिससे उसकी हिस्ट्री या फिर उसका कोई कल्चर जुड़ा हुआ है। तो मैस्कोट क्या हो जाता है? फ्रिज हो जाता है। यहाँ पर हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सारी चीजें रिवाइज करके चले, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पर क्वेश्चन पूछेगा जरूर, ये हमें पता है। क्या पूछेगा वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पूछेगा जरूर। तो हम बार बार पढ़ के इसको इतना इतना रिवाइज कर देंगे, इतना रिवाइज कर देंगे कि आंख बंद करके नहीं, आंख तो खोल के ही लगाना, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लगाना। तो ये स्टार्ट कब हुए पेरिस ओलंपिक? 26 जुलाई को। कब तक चलेंगे? 11 अगस्त तक।
होस्ट कौन कर रहा है इनको? पेरिस कर रहा है, फ्रांस में। पेरिस कौन सी रिवर के किनारे पर है? शीन रिवर के किनारे पर है, वहीं पर ही ये ओलंपिक्स होस्ट हो रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा। इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन रहे ओपनिंग सेरेमनी में? शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। ये भी हो गया। शब्द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन है? गगन नारंग जी। इंडियन टीम को कौन लीड कर रहे हैं? हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी। इस बार पहली बार इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में जूरी बनी है और वो कौन हो जाती है? बिल्किश मीर जी। कहां से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी का कौन स्पॉन्सर कर रहा है? बीपीसीएल। इसका बैंकिंग पार्टनर कौन है? यस बैंक। इंडिया टीम का स्पॉन्सर कौन है? अडानी ग्रुप। भारत की तरफ से टोटल कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इनमें से जो ओल्डेस्ट है वो कौन है? रोहन बोपन्ना 44 इयर्स की, और यंगेस्ट है जी निधि देशमुख। ये मात्र 14 साल के हैं। आईओसी के मेंबर, आईओसी इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होस्ट करा रही है किसको? जो होस्ट कराती है किसको? ओलंपिक्स को। उसकी मेंबर दूसरी बार कौन बन गई है? नीता अंबानी जी। ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। हमारे भारत के लिए पहला मेडल लेकर कौन आ गई है? पहला मेडल लेकर आ गई है कौन? मनु भाकर जी। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया है। किसमें जीत लिया है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। हमने कल ही पढ़ा था 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इस बार पहली बार कौन से नए गेम ऐड हुए हैं? तो ब्रेक डांसिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग इस बार पहली बार ऐड हुए हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, रटना नहीं है, क्योंकि अब हम डेली कोई ना कोई मेडल जीतेंगे और हम डेली इनके बारे में पढ़ेंगे, तो याद ये अपने आप हो जाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के गवर्नर किसको अपॉइंट कर दिया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। पहली बात ये आती है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। देखो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि भारत के सभी राज्यों में एक गवर्नर होना चाहिए, कि स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 155 में लिखा है कि जो गवर्नर होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ने नो राज्य के गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। उनमें से महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हो जाते हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। कौन हो जाते हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। अब बाकी स्टेट्स के गवर्नर कौन बने हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 153 की एक गवर्नर होना चाहिए, और आर्टिकल 155 की गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अच्छा, कुछ बच्चों की मैं कल कमेंट्स देख रही थी कि मैम आप ना ऑप्शंस को हिंदी में लिखा करो, मैम आप हिंदी में लिखा करो, मैम हम हिंदी मीडियम से हैं। अरे भाई, मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ, मेरी सारी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है। और अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश का इतना हवा बना रहे हैं कि आप बेसिक्स जो नाम है, जो इंग्लिश में सिर्फ नाम लिखे हुए, बाकी सारी चीजें ऊपर हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन आप नाम को भी अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं या हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत चल रहा है ना? आप इतना क्यों डर रहे हो यार इंग्लिश से? ऐसा थोड़ी ना होता है कि इंग्लिश खा थोड़ी ना जाएगी, पढ़ना ही तो है। इतना जब कोशिश करोगे तभी तो आएगी ना। आप पहले ही डर के बैठ जाओगे तो कैसे आएगी? और इतनी बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपको इतनी बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आने वाली है। अगर आपने जॉब ले भी ली तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो अभी से प्रिपेयर हो, आप एस्पिरेंट हो, आपका काम ही क्या है अब? क्या काम है आपका एस्पिरेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में? चीजों को सीखना। तो सीखो, डर क्यों रहे हो? नाम ही तो लिखा है सीपी राधाकृष्णन, इसी को हम हिंदी में ऐसे ही लिख देंगे, सीपी राधाकृष्णन, है ना? और ये इतना इतना बेसिक तो आता होगा ना कि गवर्नर, इतना अगर नहीं आता है तो सीखो। हो सकता है किसी किसी बच्चे को नहीं आएगा, तो कोशिश करो, लिखो। एक महीने समझ नहीं आएगा, 2 महीने समझ नहीं आएगा, उसके बाद यूज टू हो जाओगे आप इन चीजों को। उसके बाद आप खुद ही मेरे से पहले पहले इंग्लिश में सारी चीजें लिख लोगे, है ना? तो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, गवर्नर्स, अभी 9 गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, तो देख लेते हैं किस स्टेट का गवर्नर कौन बने हैं। तो अभी राजस्थान के जो गवर्नर है वो बन गए हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बेगड़े।
तेलंगाना के गवर्नर बन गए हैं जिष्ण देव वर्मा। सिक्किम के गवर्नर बन गए हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के गवर्नर बन गए हैं संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बन गए हैं रमन डेका। मेघालय के गवर्नर बन गए हैं CH विजय शंकर जी। महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए CP राधाकृष्णन जी, ये तो हमने पढ़ लिया। पंजाब और छत्तीसगढ़ क्या हो जाती है, यूटी हो जाती है। वैसे इनके गवर्नर बन गए हैं कौन, गुलाब चंद कटारिया जी। और असम के गवर्नर बन गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। एक बार में ना याद नहीं होगा, ना मुझे होगा, ना आपको होगा, है ना। हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। बस आपको अभी एक बार और घर जाके इनको रिवाइज कर लेना है, जिससे हल्की हल्की सी आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि 9 गवर्नर अपॉइंट हुए, उनके नाम क्या क्या हो जाते हैं। बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली एप्सिलॉन इंडिएब इन एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो एप्सिलॉन इंडिएब है इसको डिस्कवर किया गया, ये क्या है, ये एक एक्सोप्लैनेट है। क्या है ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो तो प्लैनेट्स हैं, लेकिन जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो ये एक एक्सोप्लैनेट है और आपसे पूछ रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अभी हाल ही में इसकी खोज की है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि ये है क्या, एक्सोप्लैनेट है, इतना हमें पता चल गया। ये है कोल्डेस्ट एक्सोप्लैनेट। ऐसा बताया गया कि ये सबसे ठंडा एक्सोप्लैनेट है। किसके द्वारा इसकी खोज की गई, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई। और किसने की होगी इसकी खोज की है किसने, नासा के द्वारा इसकी अभी हाल ही में खोज की गई। किसके द्वारा की गई, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा की गई। ये कोल्डेस्ट एक्सोप्लैनेट है। नाम क्या हो जाता है, एप्सिलॉन एनडीएब। एप्सिलॉन एनडीएब इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। नासा के बारे में बात करें तो नासा कहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1958 में। और हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर हो जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसके क्या हो जाते हैं, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली इन विच कंट्री द फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। जो बिम्स्टेक की फोर्थ सिक्योरिटी चीफ की जो समिट है आपसे पूछ रहा है वो कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई। चलो मैं हिंट देती हूँ, ये कराई गई नाइपीदा में। नाइपीदा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अब ये किसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है ये, हाँ बिल्कुल सही बात, म्यांमार की। तो अभी हाल ही में म्यांमार में सिक्योरिटी चीफ्स की, बिम्स्टेक के सिक्योरिटी चीफ्स की जो समिट है उसको आयोजित कराया गया। और हमारे भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन हो जाते हैं हमारे, अजीत डोवाल जी। तो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, किसने, अजीत डोवाल जी ने। हो कहां पर रही है, म्यांमार में हो रही है। और अगर यहाँ पर हम बात करें बिम्स्टेक के बारे में, तो बिम्स्टेक क्या हो जाता है, बिम्स्टेक क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए। कब बनाया गया था, 1997 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर हो जाते हैं, ढाका बांग्लादेश में इसके हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स। और मेंबर्स इसके कौन कौन हो जाते हैं, तो मेंबर्स हो जाते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। मैम आप रोज रोज कोई ना कोई मेंबर्स बताती रहती हो, इसके तो मेंबर्स मैंने आपको एक बार पहले भी याद कराए थे ना। तो मैम आप रोज रोज मेंबर्स बताती रहती हो, कैसे याद करें। चलो, जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी वैसे याद कराए थे मेंबर्स कि ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इधर क्या हो जाता है, अरेबियन सी। आप तब तक फटाफट मुझे ये बताओ कि अभी अरेबियन सी में एक एक्सरसाइज हुई थी, है ना। एक एक्सरसाइज हुई थी अरेबियन सी में, जिसमें हमारी इंडियन नेवी के आईएनएस विशाखापट्टनम ने और आईएनएस आदित्य ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक्सरसाइज हमने किस कंट्री के साथ की थी, किस कंट्री के साथ की थी ये एक्सरसाइज हमने अरेबियन सी में। अच्छा, इधर क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ये क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो जितनी कंट्रीज की मेंबर होंगी ऑब्वियसली वो बे ऑफ बंगाल में लाई करती होंगी, है ना। कहाँ होंगी, बे ऑफ बंगाल में होगी। तो ये तो हो गया हमारा प्यारा भारत।
ठीक है, हमारे भारत के इधर साइड में क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या हो गया, श्रीलंका। यहाँ पे क्या हो गया, नेपाल। यहाँ पे क्या हो गया, भूटान। यहाँ पे क्या हो गया, बांग्लादेश। यहाँ पे क्या हो गया, म्यांमार। और यहाँ पे क्या हो गया, थाईलैंड। सिंपल। और मैप आपने देखते ही नहीं होंगे, अपने अपने स्टडी रूम में मैप लगाया है जहां बैठ के आप पढ़ते हो? नहीं लगाया ना, तो आज ही लगाना। मैप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सुबह उठे और मैप पढ़ने बैठ गए, 1.5 घंटा 2 घंटा लगा रहे हो मैप ही पढ़ रहे हो, नहीं। सुबह उठे 5 मिनट मैप देख लिया, मैंने कुछ बताया मैप देख लिया, मैंने कोई कंट्री बताई मैप देख लिया, कोई कंट्री खुद पढ़ी मैप में देख लिया कि है कहाँ पर। तो आपके आसपास जहां आप पढ़ते हो वहां पर मैप होना बहुत ही जरूरी है। देखो कितनी इजीली याद हो गई ना मैप से सारी कंट्री। देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। हो गई याद। तो यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, एमपीएक्स। किसके साथ, यूएस नेवी के साथ। इंडियन नेवी की और यूएस नेवी की एक्सरसाइज हुई थी, हमने पढ़ा था ना। हाँ। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज CREA's मिड ईयर एयर क्वालिटी असेसमेंट विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा हो जाता है। पहली बात आती है, ये CREA क्या है, ये है क्या, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसने अभी बताया कि जो भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो कौन सा है, दिल्ली नहीं है, कौन सा है, बेनीहथ है। बेनीहथ है, ये कहां पर है, ये असम और मेघालय की बाउंड्री पर है, असम और मेघालय की बाउंड्री पर ये सिटी हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फरीदाबाद और थर्ड नंबर पे है दिल्ली। तो सबसे पॉल्यूटेड कौन सा हो जाता है, बेनीहथ हो जाता है। किसके द्वारा ये बताया गया, CREA की मिड ईयर असेसमेंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन टुक द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो सेंटर है, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास आ गई है, इंडिया के पास आ गई है। इसकी चेयरमैनशिप अभी किसके पास थी, चाइना के पास थी। चाइना से ही चेयरमैनशिप अब इंडिया के पास आ गई है। ये जो ADPC यानी कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है, ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ था और अभी इसका भारत क्या बन गया है, अभी भारत इसका बन गया है चेयरमैन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ HMD ग्लोबल्स अपकमिंग। जो HMD ग्लोबल है, ये अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और इसकी आप नाम क्या हो जाता है, अपकमिंग स्मार्टफोन लाइन अप HMD ट्रस्ट। लाइन अप HMD ट्रस्ट आपसे पूछ रहा है कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है। तो ये कौन बन गई है, ये बन गई है जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क फिल्म सिटी में इनकी मूवी मिसेज के लिए, उनकी मूवी मिसेज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था। कौन हो जाती है ये, कुछ याद आ रहा है, PV सिंधु तो नहीं है, संजना संगी हो भी सकती है, करीना कपूर तो है ही नहीं, उन्हें तो हम अच्छे से जानते हैं। कौन है ये, सानिया मल्होत्रा जी। सानिया मल्होत्रा जी ये हो जाती हैं। अच्छा, करीना कपूर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, यूनिसेफ इंडिया की। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाती है, करीना कपूर। संजना संगी किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, मैम बहुत दिन हो गया आपने रिवाइज ही नहीं कराया ये नाम तो। हाँ भाई मेरी गलती है, स्पेस इंडिया की, अब करा लिया ना, अब याद रखना। और PV सिंधु किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो 2-3 चीजों की ब्रांड एम्बेसडर है, एक तो हूप की हो जाती है, बेटर न्यूट्रिशन की हो जाती है, ये तो याद हो गया होगा ना आपको, आई एम श्योर ये तो याद हो गया होगा, है ना। बेटर न्यूट्रिशन की हो जाती है और टबैको कंट्रोल की हो जाती है, टबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को ये हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो फर्स्ट टाइम इसको 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। इसका अनाउंसमेंट हुआ था सेंट पिटसबर्ग में मीटिंग चल रही थी, सबमिट चल रही थी। सेंट पिटसबर्ग कहाँ है, रशिया में। तो रशिया में टाइगर सबमिट चल रही थी, टाइगर सबमिट चल रही थी, टाइगर की कंजर्वेशन को लेकर ही सबमिट चल रही थी। और यहीं पे कहा गया था कि 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है आज, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू,
अभी बहुत सारे बच्चे आंसर देने लगे हैं, लेकिन सारे बच्चे अभी भी आंसर नहीं करते और इसका आंसर सभी बच्चों को करना है। क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है कि भारत के किस स्टेट को हम टाइगर स्टेट कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये वही वही स्टेट है जहां अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि यहाँ पे टाइगर की डेथ भी सबसे ज्यादा हुई है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ओपन हाउ मेनी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बाय मार्च 2027, 2027 मार्च 2027 तक भारत का क्या टारगेट है, कितने जन औषधि केंद्र खोलने का? तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट हो जाता है। अब ये जन औषधि केंद्र क्या होते हैं? इन पे दवाइयां होती है, दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। कोई भी डिसीज हो उनकी दवाई मिल जाएंगी इन जन औषधि केंद्र पर, वो भी कम दाम में। तो अभी क्या टारगेट है इनका कि 2027 तक 25,000 ऐसे जनऔषधि केंद्र खोल दिए जाएं। अब आते हैं हम अपने प्रीवियस डे के रिवीजन पे, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग मुझे आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। रिसेंटली विच साइट हैज बिकम द इंडियाज 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये कौन सी बन गई है? मोइदम। कहाँ की? असम की। असम की किस डायनेस्टी से है ये? असम की अहोम डायनेस्टी से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज वॉन द फर्स्ट मेडल इन द इंडियन पेरिस ओलंपिक्स? तो अभी भी इनका नाम हमने पढ़ा था, ये क्या हो जाता है? मनु भाकर जी ने इसको जीत लिया है। रिसेंटली टाइफून गेमी wreaked मोस्ट हैवॉक इन विच कंट्री? तो फिलीपींस, चाइना और ताइवान सभी में इसने हैवॉक मचाया है, यानी कि तबाही मचाई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल समिट ऑफ क्वाड? तो क्वाड की एनुअल समिट इस बार हमारा भारत होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द बिल टू डिक्लेयर द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो यूएन की एक एजेंसी है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने किसने अप्रूव करने के लिए बिल पास कर दिया है? तो ये किसने अप्रूव कर दिया है? इजराइल ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट द 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो आसियान के फॉरेन मिनिस्टर की 57th मीटिंग को कौन होस्ट करेगा? लाओस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द रेमसिस मिशन टू स्टडी द एपोफिस एस्ट्रॉइड? तो ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये मिशन लॉन्च कर दिया है, एपोफिस एक एस्ट्रॉइड है उसकी स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM इनॉग्रेटेड? तो ये कहां पर? मिजोरम की कैपिटल आइजोल में, इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट सर्विस हैज लॉन्च्ड फ्रॉम विच पोर्ट? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र से इसको लॉन्च कर दिया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली श्री मचोला माता यात्रा फेस्टिवल इज बिंग सेलिब्रेटेड इन? तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का कवर पेज हमारा कुछ ऐसा है और नाम हो जाता है एग्जाम जर्नी 123 के नाम से। यहाँ पे आपको 5500 प्लस लोग जुड़े हुए दिखाई देंगे। इस वाले चैनल पे आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद, या तो 10 बजे तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। बस आज मैं लास्ट में हाँ आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, आप पढ़ोगे हो जाएगा। आप कोशिश करके तो देखो। अच्छा मेरे कहने से एक बार कोशिश करके देखो, तो आपको बस 1 महीना आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे जाके अपने दिमाग में ये नहीं बोलना है कि मैम या सर हिंदी में प्रोवाइड करा दो, या तो ऐसा नहीं बोलना मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। बस ये बोलना नहीं है, अगर कोशिश करनी है। पढ़ा जा रहा है ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा है तो भी ठीक है। बस अपने मुंह से नहीं बोलना है और ना ही सोचना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। फिर देखना, कोशिश करते रहो। फिर इस 1 महीने में बोलना नहीं है, बस पढ़ते रहना है और 1 महीने बाद आप अपने आप में चेंज देखना है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। केयर, बाय बाय।